तो आज हम लोग जो बात करेंगे एन एशियन मैन को लेकर के बात करेंगे। एन एशियन मैन एक पोयम है। किसका पोयम है? अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, अलेक्जेंडर पोप के एज को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर पोप के एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑगस्टन एज। और वो किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया था। एक रोम के राजा थे ऑगस्टस, उनके नाम पर वो चीज क्या रखा गया था? ऑगस्टन एज रखा गया था। एक तो पहला पॉइंट ये बन रहा है। दूसरा चीज ये बन रहा है कि वो तो रोम के रहने वाले थे, फिर इनके नाम पर क्यों रोम के नाम पर उनका रखा गया? ये तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसी दिमाग में आएगा। हुआ क्या था कि जो किंग ऑगस्टस थे उनके समय में जो तरीका था, या उनके समय में जो बड़े बड़े पोएट्स थे जिस तरीके में वो लिखा करते थे, उसी शैली या उसी तरीके को अलेक्जेंडर पोप ने भी अपनाया। ठीक है। तो जो तरीका ऑगस्टस के जमाने में था पोयम लिखने का, ड्रामा लिखने का, प्रोज लिखने का या और चीजें लिखने का, उनके समय के जो बड़े बड़े पोएट्स थे जिसमें होमर थे, वर्जिल थे, थियोक्रिटस थे, बड़े राइटर थे, उसी पैटर्न को अलेक्जेंडर पोप ने अपनाया। इसीलिए उस पैटर्न को अपनाने की वजह से इनके एज को क्या कहा जाता है? ऑगस्टन एज। कि ये बिलोंग तो 18वीं शताब्दी से करते हैं, पैदा इंग्लैंड में हुए हैं, लेकिन इनके एज का नाम क्या रखा गया? ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज की स्पेलिंग क्या है? AUGUSTAN, ऑगस्टन एज। अगर कोई पूछता है कि इनके एज का नाम ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया, तो रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर। रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि रोमन किंग ऑगस्टस के समय जो राइटर थे उन्होंने जिस तरीके को अपनाया कविता लिखने के लिए, ड्रामा लिखने के लिए, नॉवेल लिखने के लिए, शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, जैसे वो आयरनी का यूज करते थे, सटायर का यूज करते थे, इसके अलावा वो जो यूज करते थे, आप कह सकते हैं कि करेक्टनेस था, नाम्स वगैरह कुछ थे, उन सबको यूज करते थे, उस पर लिखते थे। तो जिस तरीके को उन्होंने एडॉप्ट किया उसी पैटर्न पर या उसी तरीके पर कौन लिखते हैं? अलेक्जेंडर पोप लिखते हैं। इसलिए इनके एज को क्या कहा गया? ऑगस्टन एज कहा गया। बाकी अलेक्जेंडर पोप के नाम पर इस एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। इसका मतलब कि जो अलेक्जेंडर पोप का समय है वो दो नामों से जाना जाता है। दो नाम कौन कौन से? एक नाम तो ऑगस्टन एज और दूसरा नाम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ऑगस्टन एज किंग ऑगस्टस के नाम पर और अलेक्जेंडर पोप पोएट अलेक्जेंडर पोप के नाम पर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये पोएट अलेक्जेंडर पोप है, इनका जो एज है उसका एक्यूरेट टाइम क्या, उसका समय क्या है? उसका जो समय है 1700 से 1745। क्या टाइमिंग है? 1700 से 1745 जो है ये इनका समय है। 1700 से 1745 किसका समय है? अलेक्जेंडर पोप का। तो ये जो समय है इनके इसी नाम पर, इसको चूंकि ये इस एज के सबसे बड़े पोएट थे इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया, अलेक्जेंडर पोप रखा गया। बाकी आपको मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? ऑगस्टन एज। क्या नाम बताए थे? ऑगस्टन एज। तो अलेक्जेंडर पोप का जो एज है वह दो नामों से जाना जा रहा है। वह दो नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम ऑगस्टन एज, AUGUSTAN। ये जो ऑगस्टन एज है किंग, रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर। किसके नाम पर? रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर। और दूसरा नाम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है। ये कब से कब तक का कवर करता है? 1700 से 1745 तक। और अलेक्जेंडर पोप कैसे फेमस है? एज अ पोएट। कैसे फेमस है? पोएट। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में नहीं फेमस है, नॉवलिस्ट के रूप में नहीं फेमस है, ड्रामेटिस्ट के रूप में नहीं फेमस है, एज अ पोएट। किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 18 सेंचुरी से। जब आप 1700 से 1745 लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कौन सी सेंचुरी चल रही थी? 18 सेंचुरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं तो उस समय और कौन कौन राइटर आए थे? उस समय प्रोज में दो बड़े राइटर आए थे जो आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एक का नाम आपने सुना है जोसेफ एडिशन, वो इन्हीं के साथ थे, इनके दोस्तों में से थे।
क्योंकि उस समय आपने प्रोज पढ़ा था, अब आप पोइट्री पढ़ रहे हैं तो अब आपको रिलेट कर सकते हैं कि उनके समय के प्रोज राइटर कौन थे। तो जो प्रोज राइटर जो कौन थे, जोसेफ एडिशन, बाद में उनसे उनकी पटरी नहीं खाई, ये प्रोज राइटर में थे। एक और प्रोज राइटर थे जिनका नाम था रिचर्ड स्टील। दो प्रोज राइटर, कौन कौन से दो प्रोज राइटर, एक का नाम था जोसेफ एडिशन जो उनके दोस्तों में से थे लेकिन बाद में पटरी नहीं खाती है, और दूसरे का क्या नाम था, रिचर्ड स्टील। क्या नाम था, तो जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील, ये दो नाम थे। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अलेक्जेंडर पोप है, यह एक ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने अपनी पोयम में कुछ तरीका अपनाया है। तो उन्होंने अपनी सारी बात हीरोइक कपलेट में कही है। किसमें कही है, हीरोइक कपलेट में। याद होगा मैंने आपको हीरोइक कपलेट पढ़ाया था, यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर के मैंने पढ़ाया था, ब्लैंक वर्स पढ़ाया था, फ्री वर्स पढ़ाया था, हीरोइक कपलेट पढ़ाया था। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा। दो लाइनों का जो स्टैंजा होगा उसको क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में दोहा कहते थे। दोहा आपने पढ़ा है, कबीर का दोहा, रहीम का दोहा। वो क्या होता था, दो लाइन में, वहां आगे पूर्ण विराम लग जाता था। तो दो लाइनों के जोड़े को क्या कहा जाएगा, कपलेट कहा जाएगा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कपलेट, कपलेट मींस टू लाइन्स स्टैंजा। कितने लाइन स्टैंजा, 3 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, टर्सेट। क्या कहा जाता है, टर्सेट, TERCET। 4 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, क्वार्टरेन। 6 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, सेस्टेट। 8 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव। 7 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, चौसरियन स्टैंजा। 9 लाइन स्टैंजा को क्या कहा जाता है, स्पेंसरियन स्टैंजा। 8 लाइन स्टैंजा, अट्वा राइमा। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको बताया गया। ये सारी चीजें मैं लाइव क्लास में आपकी पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये बात ये चल रही है कि जब भी हम या आप इन चीजों को लेकर के बात करते हैं या इस पर चलते हैं, तो हमें ये समझना है कि वो जिसमें लिखते थे वो कौन सा पैटर्न है, हीरोइक कपलेट। किसमें लिखते हैं, HEROIC, हीरोइक कपलेट, COUPLET, हीरोइक कपलेट लिखते हैं। कपल का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पेयर माने जोड़ा। राइम का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन से जो है, चाहे स्पेलिंग के आधार पे चाहे साउंड के आधार पे, सेम पैटर्न लेकर के चलेगी। अगर जैसे मैं कहूं कि वह जाता है और दूसरी लाइन में मैं कहूं वह खाता है, तो जाता और खाता में लगभग लगभग साउंड कुछ एक जैसा निकल रहा है। तो जब इस तरह की चीजें होती है तब उसको क्या कहा जाता है, राइमिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप अल्लामा इकबाल का जो पोयम है, अगर आप उनसे कहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। तो हमारा पहली भी लाइन में आया हुआ है और दूसरी भी लाइन में क्या आया हुआ है, हमारा आया हुआ है, वही अक्षर वही शब्द। तो जब इस तरह की चीजों को होता है उसको क्या कहा जाता है, राइम पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है, नमूना, एक नमूने पर। राइम का मतलब क्या होता है कि साउंड के आधार पे, स्पेलिंग के आधार पे वर्ड जो है एक ही जैसा है। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा किसमें लिखा, हीरोइक कपलेट में लिखा। किसमें लिखा है, हीरोइक कपलेट। कपल क्या होता है, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, 2 लाइन के जोड़े को कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, हीरोइक से क्या मतलब है। हीरोइक एक जो है मीटर होता है, वह कौन सा मीटर है, आयाम्बिक पेंटामीटर। कौन सा मीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर। जो आयाम्बिक पेंटामीटर है, यह जो है हीरोइक कपलेट में भी यूज किया जाता है और ब्लैंक वर्ड्स में भी यूज किया जाता है। हीरोइक कपलेट में राइम पैटर्न होता है, ब्लैंक वर्ड्स में राइम पैटर्न नहीं होता, इसीलिए उसका नाम ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब खाली। किसकी वजह से खाली है, राइम पैटर्न की वजह से खाली। तो अगर कभी कोई पूछता है कि हीरोइक कपलेट में और ब्लैंक वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, जो हीरोइक कपलेट है उसमें जो है राइम पैटर्न होगा, वो 2 लाइन का स्टैंजा होगा। जो ब्लैंक वर्ड्स होगा उसमें राइम पैटर्न नहीं होगा। लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है। कौन सी सिमिलरिटी है, दोनों में आयाम्बिक पेंटामीटर होगा। कौन सा मीटर,
आयाम्बिक पेंटामीटर। ये एक खासियत होती है कि दोनों में जो मीटर यूज किया जाता है उस मीटर का नाम होता है आयाम्बिक पेंटामीटर, IAMBIC, आयाम्बिक पेंटामीटर, METR, आयाम्बिक पेंटामीटर। जो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आयाम्बिक का मतलब होता है कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा। कैसा होगा? अनस्ट्रेस्ड का मतलब उस पर जोर नहीं डालना है, लेकिन जो आने वाला सिलेबल होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा। फर्स्ट syllable will be unstressed and the following syllable will be stressed। ठीक है, ये किसकी खासियत होती है? आयाम्बिक की। पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटा एक, आप कह सकते हैं कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? 5। अगर 5 पेंटा आएगा तो 5 फीट होगा और 10 सिलेबल होगा। सिलेबल और फीट में आपको पहले भी बता चुका हूं। एक फुट में 2 सिलेबल होता है। जैसे अगर मेरा नाम शमीम है और अगर मैं अपने नाम को तोड़ू, ये एक शब्द हो गया शमीम, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें 2 सिलेबल आएगा, शामीम। तो ये 2 सिलेबल मिल करके क्या कहा जाता है? एक फुट कहा जाता है। जब 5 फीट होगा तो सिलेबल की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 5 into 2, यही तो सिंपल सा हुआ। तो आयाम्बिक क्या है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, पेंटा माने 5। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर पोप किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑगस्टन एज से। ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया? किंग ऑगस्टस के नाम पर। कहाँ के राजा थे? रोम के राजा थे। और आपके अलेक्जेंडर पोप कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 18th सेंचुरी से। इनका समय क्या है? 1700 से 1745। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? पोएट के रूप में। और इन्होंने जो पोयम लिखा है उसके लिखने का तरीका इन्होंने कहां से लिया हुआ है? इन्होंने इटली के जो किंग थे, रोमन किंग। इटली को रोम भी कहा जाता है, रोम को इटली भी कहा जाता है, अलग अलग नहीं है। जो इटली है वही रोम। पहले उसका नाम रोम था, अब इटली हो गया, जहां से सोनिया गांधी जी आई हुई है। सोनिया गांधी इटली की है। तो इटली को पहले क्या कहा जाता था? रोम कहा जाता था। जैसे यूनान और ग्रीक। ठीक है। तो अब अगर ये सवाल उठता है कि अगर हम ये बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट इटली, इफ यू टॉक अबाउट, तो जो अलेक्जेंडर पोप है, इन्होंने पोयम लिखने का जो स्टाइल, जो पैटर्न, जो तरीका एडॉप्ट किया है, लिया हुआ है, ये कहाँ की देन है? रोमन किंग ऑगस्टस के समय की देन है। इसी वजह से इस एज को ऑगस्टन एज भी कहा गया और अलेक्जेंडर पोप के नाम पर इस एज को क्या कहा गया? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इतना सारी बातें समझ में आ गई। अलेक्जेंडर पोप ने पोयम किसमें लिखा है? हीरोइक कपलेट में लिखा है। मतलब 2-2 लाइन का स्टैंजा बनता चला। उनकी पोयम में 2-2 लाइन का स्टैंजा। कैसा बना है? 2-2। कपल का मतलब जोड़ा, और हीरोइक का मतलब क्या हो गया? उसमें कौन सा मीटर आ गया? आयाम्बिक पेंटामीटर। अब सवाल उठता है, आयाम्बिक पेंटामीटर हीरोइक कपलेट में भी यूज किया गया, आयाम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में भी यूज किया गया। दोनों में फर्क क्या है? ब्लैंक वर्स अनराइम्ड है और आपका हीरोइक कपलेट राइम्ड है। ये एक फर्क है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, या बोथ है आयाम्बिक पेंटामीटर। इतना कंफर्म हो गया। अब उसके बाद जो है, अगर आप बात करेंगे, आयाम्बिक का मतलब क्या बताया गया कि उसमें जो भी सिलेबल आएगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। अनस्ट्रेस का मतलब कि बगैर दबाव डाले हुए शब्द का उच्चारण करना ही क्या है? अनस्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव डालना। ठीक है, उस पर आप क्या करते हैं? अपनी टंग से जोर देते हैं, तब उस शब्द का उच्चारण या उस सिलेबल का उच्चारण करते हैं। तो ये अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस, पहला अनस्ट्रेस्ड, फिर दूसरा स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर इसका मतलब 5 अनस्ट्रेस्ड होगा और 5 स्ट्रेस्ड होगा, तभी तो 10 जाके होगा। ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अलेक्जेंडर पोप ने आयरनी का यूज किया। किसका यूज किया है? आयरनी। यह एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कि हम अपनी बात को रखने के लिए कुछ चीजों का यूज करते हैं जिससे हम अपनी बात को अच्छे ढंग से यूज कर सकें। तो उन्होंने आयरनी का यूज किया है, उन्होंने सटायर का यूज किया हुआ है। किसका किसका? आयरनी का यूज किया हो,
सटायर का यूज किया हुआ। ये दोनों लिटरेरी डिवाइस है। क्या है? लिटरेरी डिवाइस है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बना हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है बना हुआ है। तो उन्होंने किसका यूज किया? आयरनी, IRONY। उन्होंने किसका यूज किया? सटायर का यूज किया। ये उनकी खासियत है। किसकी खासियत है? और स्ट्रिक्ट नाम्स का यूज किया। स्ट्रिक्ट नाम्स का मतलब पोयम लिखने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता, सबको उसी स्टैंडर्ड के अंतर्गत रहना है। करेक्टनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, पंक्चुएशन पर, कामा पर, फुल स्टॉप पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क पर, ग्रामर पर, इन सब पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो किस पर ध्यान दिया? पंक्चुएशन पर। और किस पर ध्यान दिया? करेक्टनेस पर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन सब पर उन्होंने ध्यान दिया। अब जो पोयम है उस पोयम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इन्होंने क्या बताया है इस पोयम में, या क्या चीजें हैं। सबसे पहला चीज की जो एन एसे ऑन मैन है, इट्स अ फिलोसफिकल पोयम। कैसी पोयम है? फिलोसफिकल पोयम इन हीरोइक कपलेट। किसमें लिखा गया? हीरोइक। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि एसे ऑन मैन किसका पोयम है? अलेक्जेंडर पोप का है। किस एज से बिलोंग करते हैं वो आपको बता दिया गया। फिर आपको क्या बताना? ये बताना है कि यह कैसी पोयम है? हीरोइक पोयम है। और यह कब पब्लिश होती है? 1732 से लेकर 1734 के बीच में पब्लिश हुई है। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कंफर्म हो रहा है? फिर अगला है पोप मीन as the centerpiece of a proposed system of ethics to be put forth in poetic form। उन्होंने ये कहा कि जो एसे ऑन मैन जो पोयम है, इसमें क्या बताया गया कि एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, और यह सिस्टम जो है उस हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। पोयम लिखते समय या अपने जीवन को जीने के समय बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज, नैतिकता वाली जो बातें होती वो इन्होंने इस पोयम में किया हुआ है। इट वॉज अ पीस दैट ही sought टू मेक टू अ लार्ज वर्क। कह रहे यह एक ऐसा लिटरेरी पीस था जिसको एक लार्ज वर्क में तब्दील करना चाहते थे, बट ही डिड नॉट लिव टू कंप्लीट इट। लेकिन वो जीवित नहीं रहे इसको पूरा करने के। उनका मकसद था कि ये बड़ी पोयम हो, लेकिन ये बड़ी पोयम नहीं हो पाई। बहुत जल्दी जल्दी वो दुनिया छोड़ के चले गए। आगे है कि इट अटेम्प्ट्स टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये इसका थीम है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट अटेम्प्ट्स टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इट अटेम्प्ट्स, यह प्रयास है। किस चीज का प्रयास है? टू विंडिकेट। विंडिकेट का क्या मतलब होता है? विंडिकेट का मतलब होता है कि न्याय। विंडिकेट का मतलब क्या है? न्याय। ईश्वर ने आदमी के प्रति कैसा न्याय किया है? कैसा न्याय किया है? हम सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की संतान। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे रहते थे? स्वर्ग में रहते थे। उनसे खता हुई, यहाँ भेज दिए गए। अकॉर्डिंग टू जो विश्वास है या जो पुरानी स्टेटमेंट है और जो तमाम धर्म ग्रंथों में कहा गया है, तो उनका ये कहना है कि इंसान जब धरती पर आया तो वह गॉड से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके आया कि मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तमाम बातें इंसान ने कहा। हम सारे लोग नमाज पढ़ते हैं तो मगफिरत की बात करते हैं, कोई पूजा करता है तो उसमें ईश्वर से जो है प्रार्थना करता है कि यहाँ जो है हमारे गलतियों को या गुनाहों को माफ कर दिया जाए। लेकिन अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि जैसे ही इंसान धरती पर आया उसके अंदर क्या हो गया? घमंड आ गया, और वह ईश्वर को क्या करता है? भूल जाता है, ईश्वर को ही चैलेंज करने लगता है, और अपने आप को क्या समझता है? बहुत ज्ञानी है। कभी निराश हो जाएगा, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी कहेगा मुझे जो है कुछ आता नहीं है, कभी कहेगा मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, कभी उसके अंदर घमंड आएगा, कभी एकदम लचीलापन आ जाएगा। ये हम लोगों के नेचर में है। तो अलेक्जेंडर को बता रहे हैं कि इंसान का जो नेचर है वह कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं, एक जैसा नहीं। ये इसीलिए लिखा क्या गया? एसे ऑन मैन। यह एक एसे है, लेकिन यह एसे किसके ऊपर है? मैन के ऊपर है। मैन या वुमन की बात यहाँ पे नहीं है, मतलब ह्यूमन, मानव जाति के बारे में, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमन हो, चाहे ट्रांसजेंडर, ये सबके नेचर का बता रहा है, ऐसा नहीं केवल मैन के नेचर को लेकर के। ठीक है। ऐसे ये उन्होंने इसलिए वर्ड यूज किया कि ये लंबा पोएम लिखना चाहते थे, एक उन्होंने उसको ऐसे नाम दिया, लेकिन यह किस में लिखा गया? ऐसे की शक्ल में न लिख करके पोएम की शक्ल में लिखा गया, और हीरोइक कपलेट में। उसके बाद करें कि अ वेरिएशन ऑन मिल्टन्स अटेम्प्ट इन पैराडाइज लास्ट। और यह एक वेरिएशन है, या एक तरह से दूसरा रूप है। वेरिएशन का मतलब दूसरा रूप। किसका दूसरा रूप है? मिल्टन्स पैराडाइज
लास्ट। जॉन मिल्टन एक पोएट है, आपके यहाँ सिलेबस में है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था, उसमें ऑनलाइन क्लास में लोग थे, वीडियो भी मैंने शेयर किया था, मैटर भी मैंने शेयर किया था पूरा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के जो राइटर है वो कौन है? जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन ने एक एपिक लिखा, एपिक माने महाकाव्य। एपिक को भी लेके मैंने पता नहीं मैटर तो मैंने भेजा था, लेकिन लेक्चर शायद अभी मैंने उस पर बात नहीं किया था। तो जो जॉन मिल्टन है जिन्होंने एपिक लिखा, उस एपिक का क्या नाम है? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज माने स्वर्ग, लास्ट का मतलब होता है खोना। आदम अलैहिस्सलाम जो स्वर्ग में रहते थे, कैसे उन्होंने जन्नत को या स्वर्ग को खो दिया, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उन्होंने लिखा। और तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खो दिया तो खोने के बाद ईश्वर ने उनको एक और मौका दिया। और क्या मौका दिया? कि कुछ समय के लिए तुम्हें हम दुनिया में भेज रहे हैं, वह दुनिया तुम्हारे लिए क्या है? एग्जामिनेशन का घर होगा, वहां से तैयारी करके आओ, अगर एग्जामिनेशन में पास हो जाते हो तो हम तुम्हें दोबारा जन्नत में दाखिल कर देंगे। वही उन्होंने कहा कि ये जो जॉन मिल्टन ने जो इतना बड़ा एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा, उसी को फॉलो करते हुए या उसी पैटर्न पर अलेक्जेंडर पोप ने इस पोयम को लिखा है। और जो आपके जॉन मिल्टन है, उनकी पोयम का जो थीम है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जस्टिफाई का मतलब होता है निर्णय करना, वेज का मतलब रास्ता। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, गॉड ईश्वर, टू मैन, ईश्वर ने कौन सा रास्ता अपनाया मानव के साथ न्याय करने के लिए। जब आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, मदर हवा से खता हो गई, तो गॉड गॉट एंग्री, ईश्वर नाराज हो गए, अल्लाह नाराज हो गए। उन्होंने उनको क्या कहा कि अब आप इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल हो चुके हैं। एंड उनको भेज दिया गया, कहां पे भेज दिया गया? जमीन पर भेज दिया गया, उनको जमीन पर भेज दिया गया। तो ये हुआ कि उन्होंने क्या कहा, क्या तरीका अपनाया, और तरीका क्या अपनाया? कुछ समय के लिए तुम्हें धरती पर रहना, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या है कि इट चैलेंजेस एज अ प्राइडफुल एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। The poem is not solely Christian, however, it assumes that man has fallen and must seek his own salvation. कह रहे ऐसा नहीं कि यह पोयम केवल क्रिश्चियन जो धर्म है या जो उनका विश्वास है उसी पर आधारित है। यह पूरे मानव जगत को लेकर के, पूरे दुनिया में जो इंसान रह रहा है उसको लेकर के बात करता है। और क्या बात करता है? कि आदमी के डाउनफॉल का, पतन का कारण खुद आदमी है और उसकी मुक्ति उसी के हाथ में है, जो ईश्वर ने रास्ता उसको बताया है। ईश्वर ने क्या रास्ता बताया है? वंस यू आर लिविंग इन स्वर्ग, पैराडाइज, आपसे खता हुई, आपको धरती पर भेज दिया गया। अब धरती पर आप क्या करिए? तैयारी करिए, एक बार फिर आपको बुलाया जाएगा। ये जो पीरियड है इसमें आप खता मत करिए, और जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको हेवन का गेट खोल दिया जाएगा। तो वही उन्होंने कहा कि इंसान क्या करता है? खताएं करता है, लेकिन जो है उसके हाथ में उसका साल्वेशन भी है। साल्वेशन मानी मुक्ति। और मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब कि आपने जो पाप किया, आपसे जो गलतियां हुई, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। ये तरीका कुछ ईश्वर ने बताया है। लेकिन ईश्वर जो आदमी का नेचर है वह क्या करता है? वह कहता है कभी कभार कि मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर है कौन, दुनिया का निजाम तो मैं चला रहा हूं। चाहे नमरूद को आप देख लीजिए, या जो है क्या कहते हैं कि तमाम जो बड़े बड़े बादशाह आए थे, उन सब का हश्र क्या हुआ। तो उस तरह की चीजों को लेकर के उन्होंने यहां बताया है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 एपिस्टल, ये किसमें एक क्वेश्चन बनेगा? ये कितने एपिस्टल में है? 4 एपिस्टल में। 4 माने 4, एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। एपिस्टल लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एपिस्टल का मतलब क्या है? लेटर, पत्र। यह जो पोयम है 4 पत्रों में, एक पोयम जो है पत्र की शक्ल में, पत्र तो समझना लेटर, पत्र की शक्ल में इन्होंने अपने दोस्त को लिखा था। बाद में वो पोयम हुई और पब्लिश हो गई। तो उन्होंने कितनी बार पत्र लिखा? 4 बार, 4 एपिस्टल। अगर क्वेश्चन आता है एपिस्टल क्या है? एपिस्टल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेटर। एड्रेस टू लॉर्ड बॉलिंगब्रोक, और यह किसको एड्रेस किया गया? उनके दोस्त लॉर्ड जा चुका है,
जो लेटर उन्होंने लिखा, किसको लिखा? अपने दोस्त लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को लिखा। इट प्रेजेंट्स एन आइडिया ऑफ पोप्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और यह पोयम में क्या किया गया है? अलेक्जेंडर पोप का नजरिया यूनिवर्स के बारे में क्या है? यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कैसे बनी, चलाने वाला कौन है, इसके पीछे की शक्ति क्या है। यही तो हम लोगों का भी यकीन है, यही तो हम लोग बातें करते हैं कि अलमाइटी अल्लाह है जिसने पूरी कायनात बनाई, वह पूरे आलम का मालिक है, वह हमारी जिंदगी और मौत का मालिक है। तो जब आप सृष्टि की बात करते हैं तो ये सारी बातें उसमें समाहित हो जाती है। उन्होंने बताया यह पोयम क्या है? पूरे ब्रह्मांड के बारे में, उसके चलाने वाले के बारे में, उसके मालिक के बारे में। और यह पोयम नसीहत है। किसके लिए नसीहत है? उन मानव जाति के लोगों के लिए। उन्होंने बताया कि जो आपके अंदर घमंड आ जाता है, जो आपके अंदर गुरूर आ जाता है, जो आपके अंदर आ जाता है कि ईश्वर कुछ नहीं है, सब कुछ आप है, पूरा निजाम आप चला रहे हैं, ये गलत। और अभी भी वक्त है कि क्या आप कर सकते हैं? उसके सामने सरेंडर करके उससे माफी मांग सकते हैं। और दुनिया को समझने के लिए, पूरी सृष्टि को समझने के लिए आपको उसके सारी चीजों पर बात करनी है। फिर आगे उन्होंने कहा है, क्या बात करते हैं? कहते हैं कि ये जो पोयम है ये पूरा किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट, कॉम्प्लेक्स, इनस्क्रूटेबल एंड डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स में बी। कह रहे हो सकता है यह ब्रह्मांड में बहुत डिस्टर्बेंस हो, समझ में ना आता हो, चांद का वजूद, सितारों का वजूद, गैलेक्सी का वजूद, लाइफ का आना, लाइफ का जाना, तमाम चीजें हो सकती है। हो सकता है ये चीज ना समझ में आए, लेकिन इतना तो समझ में आएगा कि हमारा वजूद क्या है, हमारा बनाने वाला कौन है, हम कहाँ चले जाते हैं, हम बच्चे से बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये तमाम क्वेश्चन है जो खुद आदमी के माइंड में आता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि इट फंक्शंस इन अ रेशनल फैशन अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज। और इसमें बहुत सारी तार्किक बातें की गई है। कैसी बातें की गई है? तार्किक बात। इट फंक्शंस नेचुरल लॉज की गई, तमाम तार्किक बातें की गई है। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज, सो दैट द यूनिवर्स एज अ होल इज अ परफेक्ट वर्क ऑफ गॉड। और यह बताता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक तरह से क्या है? परफेक्ट वर्क है। किसका परफेक्ट वर्क है? गॉड का। और इस पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। किसका परफेक्ट वर्क है? पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। हमने आपने तो बनाया ही नहीं। इट्टू जो है मक्खी बना ही नहीं सकते, उसका पर बना ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर ये बात की जाए पूरे ब्रह्मांड का, ऐसा नहीं कि धरती, ऐसा नहीं कि इंडिया, ऐसा नहीं कि चमनगंज, हलीम कॉलेज, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात का मालिक, फरिश्तों का मालिक, जिन्न का मालिक, शैतान का मालिक, तमाम प्रजातियों का मालिक, इंसानों का मालिक, उसकी तारीफ अलेक्जेंडर पोप ने कही है। और कहते हैं कि जो इंसान में गुरूर आ जाता है, इंसान में जो घमंड आ जाता है, यह गुरूर और घमंड उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह ईश्वर से बड़ा नहीं, अल्लाह से बड़ा नहीं। और उसको इसके लिए अगर ऐसा कभी उसके अंदर विचार आता है तो उसको सोचना चाहिए और अपने अस्तित्व पर क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम क्या हो। दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो बात करते हैं। दो टू ह्यूमंस इट अपीयर्स टू बी इविल एंड इम्परफेक्ट। करें कि लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं उनको लगता है कि यह ब्रह्मांड बुरा है और इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं, इसका निजाम सही नहीं, कुछ लोगों को लगता है। पोप ascribes this know our limited mindset and intellectual capacity। पोप कहते हैं कि यह हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, हमारे अंदर सोच की कमी, इसी वजह से ऐसे विचार आते हैं। ब्रह्मांड कंप्लीट है, उसका बनाने वाला अपने में जो है क्या है? इनकम्पेरेबल, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ब्रह्मांड की किसी भी चीज पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? या तो हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट है। In many ways, Pope ascribes this to our limited mindset and intellectual capacity. He argues that human must accept their position in the great chain of being. जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, ईश्वर ने जो महान, जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, जो धरती पर इंसानों को भेजा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, जो सिलसिला कायम है आने का, उसको स्वीकार करना चाहिए।
कि हमारे दादा 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 के दादा, सबसे पहले दादा मीन्स फोर फादर्स, आदम अलैहिस्सलाम, उनको भी बनाने वाले कौन है? अल्लाह पाक ने। उन्होंने हमें धरती पर भेजा, इस पर यकीन होना चाहिए। तो पोयम काफी हद तक, क्योंकि क्रिश्चियन बिलीफ है उसमें। 2 मिनट से, तो दैट इज द पॉइंट कि एक क्रिश्चियन बिलीफ को ही हैज टेकन एंड ही टेल्स दैट वी ऑल मस्ट बिलीव, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। So he talks about our earliest of forefathers, and who was our earliest of forefather? Adam and Eve. और उनको लेकर के उन्होंने बताया कि your forefathers and then earliest of forefathers, उसको भेजा गया। A middle stage between the angels and the beast of the world, और इंसान जो है ना तो एंजिल है, देवदूत है, और ना ही इंसान कोई जंगली जानवर शैतान है, बल्कि उन दोनों के बीच का है। और इसीलिए दुनिया के सारे मखलूकों ने किसको सजदा किया? इंसान को, लीविंग ओनली सेटन, शैतान छोड़कर। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, जो इंसान अपने ऊपर गर्व करता है। Accomplish this and potentially could lead happy and virtuous life। कह रहे अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो यह क्या करेगा? एक वर्चुअस लाइफ आप जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने आप को ना समझिएगा आप एंजिल है, फरिश्ता है, और ये ना समझिए कि आप बीस्ट है, बल्कि क्या कहें? आप इंसान है, आपकी पोजीशन मिडिल है, और आप अगर इस पर यकीन करेंगे तो आप कैसा एक वर्चुअस लाइफ पास करेंगे। The poem is an affirmative statement of faith। पोयम में बहुत सकारात्मक ढंग से विश्वास को बताया गया है। Life seems chaotic and confusing to a man in the center it। और ये बताया गया कि जो जीवन है वह इंसान को कैसे लगता है? chaotic लगता है, थोड़ा सा उलझन भरा लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। बट अकॉर्डिंग टू पोप इट इज ट्रूली डिवाइनली ऑर्डर्ड। लेकिन पोप कहते हैं यह ईश्वर का निजाम है। जो जीवन आपको गलत लगता है, जो तरीका आपको गलत लगता है, जो निजाम आपको गलत लगता है, अल्लाह पाक ने बनाया, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन पोप्स वर्ल्ड गॉड एग्जिस्ट, गॉड का अस्तित्व है, and is what he centers the universe around as an ordered structure। The limited intelligence of man can only take in tiny portions of this order and experience only partial truth। वो कहते हैं कि ईश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया, ईश्वर का अस्तित्व है। अगर कोई ये कहता है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया निजाम गलत है, इसका मतलब उस इंसान को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी बहुत ही महदूद है, छोटी सी है, इसीलिए वह ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। Hence, man must rely on hope, which then leads to faith। Man must be aware of his existence in the universe and what he brings to it in terms of riches, power and fame। Pope proclaims that man's duty is to strive to be good। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोप कहते हैं कि मैन की जो ड्यूटी है वह संघर्ष करना अच्छी चीजों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ अदर सिचुएशन, तमाम दूसरे सिचुएशन से बाहर जाकर के उसका कर्तव्य बनता है कि वह संघर्ष करे, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी बातों के लिए संघर्ष करे। और यह सोचता है उसके पास धन आ गया, दौलत आ गई, पैसा आ गया, शोहरत आ गई, इज्जत आ गई, तो यह सब सेकेंडरी चीजें, यह सब केवल दिखावटी वाली चीजें हैं। तो यही तक है, इसको मैंने आपको कंक्लूड कर दिया। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।